अब जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है जॉर्ज लुकास साहब। जॉर्ज लुकास साहब का जन्म 1885 और उनकी मृत्यु 1971 में हो गया। हंगरी के साम्यवादी आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता और इस शताब्दी के सिरहस्त मार्क्सवादी विचारकों में से एक जॉर्ज लुकास साहब का जन्म बुडापेस्ट में हुआ था। यही उनका अवसान हुआ। वे हंगरी की क्रांति के काल में कुछ समय के लिए सरकार में मंत्री भी थे। बाद में रूस में स्टालिन के काल में उन्हें कई वर्षों तक निर्वासन का दंड भोगना पड़ा। यही नहीं, कुछ समय तक वे जेल में भी रहे। लुकास साहब मार्क्सवादी दार्शनिक एवं साहित्यिक सिद्धांतकार के रूप में अपने लेखनों के लिए तथा साम्यवादी दल के एक सदस्य एवं राजनीतिक क्रांतिकारी दोनों के रूप में विवादास्पद और बहुचर्चित रहे। वे प्रसिद्ध समाजशास्त्री जॉर्ज सिमल और मैक्स वेबर के शिष्य थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र 35 वर्ष में ही लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रमुख रुचि कामगार वर्ग की चेतना शक्ति को जानने में थी, जो उनमें इतिहास की एक ऐसी समझ पैदा कर सके जिसमें क्रांति की संभावनाएं हो, किंतु साथ ही जो अपने आप में अनूठी हो। लुकास साहब ने मुख्य रूप में मार्क्सवादी सिद्धांत और विशेष रूप में ज्ञान मीमांसा और सत्ता मीमांसा के विषयों पर खूब लिखा है। वे साहित्य को एक ऐसा सांस्कृतिक उत्पाद मानते हैं जो अपने समय द्वारा प्रभावित होता है और उसी के द्वारा एक आकार ग्रहण करता है, किंतु साथ ही वह साहित्य उस समयावधि को प्रतिबिंबित भी करता है जिसमें उसकी रचना हुई है। मार्टिन साहब के अनुसार लुकास साहब पश्चिमी मार्क्सवाद के संस्थापक और वर्ग तथा वर्ग चेतना के रचनाकार थे, जिसे हीगलवादी मार्क्सवाद के घोषणा पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। सन 1900 की शुरुआत में लुकास साहब ने मार्क्सवाद को समाजशास्त्र, विशेषतः वेबरवादी और सिमलवादी सिद्धांत के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। इस जुड़ाव ने ही सन 1920 और 30 के दशकों में आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी के विकास में महती भूमिका अदा की है। यही कारण है कि लुकास साहब की गणना आलोचनात्मक सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकारों में की जाती है। उनके विचारों ने आर्थिक निर्धारणवादियों और आधुनिक मार्क्सवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु निर्माण का कार्य किया। लुकास साहब विशेषतः मार्क्स के कुछ सिद्धांतों की अपनी नवीन व्याख्याओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी इस नवीन व्याख्याओं द्वारा नव मार्क्सवाद में भारी योगदान कर उसे अग्रसर किया। उन्होंने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्थान पर चेतना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में उन्होंने हीगल के विचारों का भी जहां तहां प्रयोग किया है। अपने इस विशिष्ट विचारों के आधार पर ही उन्हें युवा मार्क्स, यंग मार्क्स के नाम से जाना जाता है। लुकास द्वारा मार्क्स की नवीन व्याख्या मुख्यतः मार्क्स की 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां नामक पुस्तक पर आधारित है, जो सन 1932 तक अज्ञात और अप्रकाशित थी। इसी में मार्क्स साहब ने अपने अलगाव संबंधी विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसने मार्क्स के मानवतावादी चिंतन की झलक देखने को मिलती है।
लुकास साहब के लेखनों पर प्लेटो, कांत, हीगल और किर्केगार्ड का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वे मार्क्सवाद की और कांत और हीगल दोनों के माध्यम से आए। उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक दृष्टि को कभी कभी अस्तित्ववादी भी करार कर दिया जाता है। इस प्रकार के विचार विशेष रूप में उनकी पुस्तक आत्मा और इसके स्वरूप द सोल एंड इट्स फॉर्म्स 1911 और कुछ कम मात्रा में उनकी दूसरी पुस्तक उपन्यास के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ द नॉवल 1920 में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद शास्त्रीय यूरोपीय दर्शन, विशेष रूप में विषय और विषयी के समन्वय के द्वैतवाद की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अपनी पुस्तक इतिहास तथा वर्ग चेतना, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शसनेस 1933 में उन्होंने बताया है कि कामगार वर्ग का अनुभव अपने आप में इतिहास का विषय तथा उद्देश्य है और मार्क्सवाद सामाजिक संपूर्णता समष्टि के रूप सिद्धांत के रूप में इस अनुभव की रचना करने में सक्षम है। लुकास साहब की दृष्टि में मार्क्सवाद में समष्टि का विचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह विचार सामाजिक यथार्थ जिसमें पदार्थ की महत्ता और मूर्तिकरण का वर्चस्व होता है की प्रतीति के परे हमें देखने के योग्य बनाता है। इसी के द्वारा हम वास्तविक मानवीय संबंधों को समझ पाते हैं जो इन वाद स्वरूपों के अनंतर विद्यमान होते हैं। चेतना का विश्लेषण करते हुए लुकास साहब ने कहा है कि ऐतिहासिक सत्य के प्रति कामगार वर्ग की अपनी विशिष्ट दृष्टि होती है, किंतु चूंकि कामगार वर्ग में कभी कभी भटकाव आ जाता है तो इस स्थिति में मिथ्या चेतना के शिकार बन जाते हैं। लुकास साहब ने आगे कहा है कि अतः विश्लेषक को ऐसी स्थिति में चेतना के विषय में अनुमान लगाना चाहिए। उसने पूंजीवादी समाज के विश्लेषण के लिए मूर्तिकरण रीफिकेशन की अवधारणा को रेखांकित किया। यह पुस्तक समाजशास्त्रियों के दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में पूंजीवादी विकास की दशाओं के विश्लेषण की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है वह बहुत कुछ रूप में मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत से मिलती जुलती है। इस पुस्तक ने 20वीं सदी के प्रमुख बुद्धिजनों जैसे ग्रामसी, वाल्टर बेंजामिन मार्क्यूज से लेकर सार्त्र और लुसियन गोल्डमैन तथा मर्लेवी फोंटी आदि पर काफी प्रभाव अंकित किया। वही नहीं, लुकास साहब की इस कृति ने 60 के दशक के जर्मनी, फ्रांस और इटली के विद्यार्थी आंदोलन को भी भारी प्रभावित किया। लुकास साहब का अधिकांश योगदान साहित्य के समाजशास्त्र के क्षेत्र में है। इस संबंध में उनकी पुस्तकें थॉमस मन पर लेख, एसेज ऑन थॉमस मन 1964, गोथे तथा उनका युग, गोथे एंड हिज एंड 1968 तथा यूरोपीय यथार्थवाद संबंधी अध्ययन, स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म 1972 उल्लेखनीय है। लुकास साहब का विचार था कि 19वीं शताब्दी में उपन्यास यथार्थवादी थे और उन्होंने अपनी संपूर्णता में मानव के अनुभव को प्रतिबिंबित किया है। लुकास साहब की दृष्टि में एक अच्छा यथार्थवादी उपन्यास वह होता है जो बाध प्रतीति की अपेक्षा अंतर्निहित संबंधों का चित्रण करे। 20वीं शताब्दी में संभावित क्रांतिकारी कामगार वर्ग के उदय के कारण उपन्यास का रूप केवल खंडित अनुभवों को प्रतिबिंबित करने वाला आधुनिकवादी हो गया। उपन्यास संबंधी उनके अध्ययनों ने सामाजिक वर्ग और साहित्य के स्वरूप के आपसी संबंधों को भी उजागर किया है। लुकास साहब ने अपनी एक अन्य कृति तर्क का विनाश, द डिस्टिंक्शन ऑफ रीजन में लिखा है कि जर्मन बौद्धिक इतिहास में अतर्कवाद की तीव्र धारा देखने को मिलती है। इसी ने बाद में जर्मनी में फासीवाद के जन्म में योगदान किया है। लुकास साहब का मार्क्सवादी सिद्धांत के क्षेत्र में प्रमुख योगदान
उनके दो विचार हैं, पहला मूर्तिकरण और दूसरा वर्ग चेतना। लुकास साहब ने मूर्तिकरण संबंधी आर्थिक मार्क्सवादियों के विचारों को पूर्णतः नहीं नकारा है, अपितु उसमें संशोधन कर उसके आधार को अधिक व्यापक बनाया है। मार्क्स की पन कम्युनिटीज की धारणा पूंजीवादी समाज की एक केंद्रीय संरचनात्मक समस्या रही है। लुकास साहब ने इस विचार की पुष्टि करते हुए कहा है कि पूंजीवादी समाज की संरचनात्मक समस्या का मुख्य विचार पन्नियों की समस्या ही है। पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करते हुए कई वस्तुओं या पन्नियों का उत्पादन करते हैं, जैसे डबल रोटी, कार, साइकिल आदि, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इनके मूल्य निर्धारित करते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि इस मूल्य का निर्धारण बाजार द्वारा होता है, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती। दूसरे शब्दों में मूल्य का निर्धारण कर्ताओं से स्वतंत्र रूप में होता है। इसे ही मार्क्स ने पन्नियों की देवक पूजा, फेटिज्म ऑफ कमोडिटीज कहा है। पन्नियों की देवक पूजा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूंजीवादी समाज में पन्नियों और बाजार दोनों को कर्ताओं के द्वारा स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ अस्तित्व प्रदान किया जाता है। मार्क्स के पन्नियों की पूजा की अवधारणा के आधार पर ही लुकास साहब ने अपनी अवधारणा मूर्तिकरण रीफिकेशन को विकसित किया है। मूर्तिकरण की धारणा मार्क्स की पन्नियों की पूजा से अधिक व्यापक है। मार्क्स की अवधारणा केवल आर्थिक संस्थाओं तक सीमित है, जब तक कि लुकास साहब की अवधारणा समाज के सभी अंगों, राज्य, कानून और आर्थिक संस्थाओं सभी पर लागू होती है। मूर्तिकरण के संबंध में अपने विचार विकसित करने में लुकास साहब ने वेबर और सिमल के विचारों का सहारा लिया है। लुकास साहब का मार्क्सवादी सिद्धांत के क्षेत्र में दूसरा प्रमुख योगदान उनका वर्ग चेतना पर किया गया कार्य है। वर्ग चेतना से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों की साझा विश्वास व्यवस्थाओं से है जिनकी किसी समाज में समान वर्ग स्थिति होती है। वर्ग चेतना न तो व्यक्तिगत चेतना का औसत होती है और न ही यह उनका जोड़ होता है, अपितु यह तो ऐसे व्यक्तियों के समूह का एक गुण होता है जिनकी उत्पादन व्यवस्था में समान स्थिति होती है। वर्ग चेतना संबंधी यह दृष्टिकोण बुर्जुआ और सर्वहारा की वर्ग चेतना में अंतर को उजागर करता है। लुकास ने स्पष्ट तौर पर आर्थिक पद स्थिति, वर्ग चेतना और अपने जीवन के प्रति व्यक्तियों के वास्तविक और मनोवैज्ञानिक विचारों के बीच संबंध स्थापित किया है। वर्ग चेतना का विचार विशेषतः पूंजीवाद के संदर्भ में मिथ्या चेतना के विचार से जुड़ा हुआ है। पूंजीवाद में सामान्यतः वर्गों में अपने वास्तविक हितों के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने बुर्जुआ लोगों की मिथ्या चेतना के बारे में लिखा है कि इन लोगों के इतिहास के बारे में और पूंजीवाद के निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। यही नहीं, उन्हें पूंजीवाद के विरोधाभासों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती है। पूंजीवाद के स्थायित्व के बारे में भी उनका ज्ञान नगण्य होता है। सर्वहारा की भांति ही बुर्जुआओं को भी अपनी क्रियाओं के परिणामों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार पूंजीवाद में सर्वहारा वर्ग को क्रांति की स्थिति के आने के पहले तक अपने शोषण को मात्रा और प्रकृति के बारे में ज्ञान नहीं होता। वर्ग चेतना की इस मिथ्याता का जन्म समाज की आर्थिक संरचना में वर्ग स्थिति के द्वारा होता है। लुकास साहब कहते हैं कि मिथ्या चेतना को लेकर दोनों वर्गों में अंतर होता है। बुर्जुआ वर्ग कभी भी अपनी मिथ्या चेतना को वर्ग चेतना में नहीं बदल सकता, किंतु यह सर्वहारा वर्ग के लिए संभव होता है। अधिकांश सामाजिक वर्ग संपूर्ण इतिहास में मिथ्या चेतना पर जीत हासिल नहीं कर पाए।
परिणामतः वे वर्ग चेतना को जागृत करने में असफल रहे, किंतु पूंजीवाद में सर्वहारा वर्ग की ऐसी संरचनात्मक स्थिति होती है कि उसे वर्ग चेतना उत्पन्न करने की विशिष्ट क्षमता प्रदान करती है। सर्वहारा वर्ग की यह विशेषता ही बुर्जुआ वर्ग को रक्षात्मक युक्तियां अपनाने के लिए बाध्य करती है। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्गों के बीच जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, सर्वहारा अपने आप में एक वर्ग क्लास इन इटसेल्फ की स्थिति से निकलकर अपने लिए एक वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ की स्थिति में पहुंच जाता है। पहली अवस्था संरचनात्मक आधार पर बनी सर्वहारा की स्थिति को इंगित करती है, जबकि दूसरी अवस्था में ऐसे वर्ग की कल्पना की गई है जिसे अपने पद और उद्देश्य के प्रति चेतना होती है। लुकास साहब ने मार्क्स और वेबर के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने का एक कठिन कार्य किया है। हेबरमान ने लिखा है कि लुकास अपने लेखनों में मार्क्स के पदार्थीकरण के विचार और वेबर के तार्किकरण की धारणा के बीच समन्वय करने का अद्भुत प्रयास किया है। उन्होंने मुद्रा और बाजार के माध्यम से पदार्थीकरण के सामाजिक संबंधों के बारे में मार्क्स के विचारों, आधुनिक जीवन के क्षेत्रों में बढ़ती हुई तार्किकता संबंधी वेबर की धारणा का समन्वय किया है। मार्क्स के विश्लेषण से पन्नियों की देवक पूजा, फेटिज्म और कॉमेटिज्म की धारणा का प्रयोग करते हुए लुकास साहब ने इसके स्थान पर मूर्तिकरण, रीफिकेशन की अवधारणा का प्रयोग किया है। मूर्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक संबंध वस्तु बन जाते हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। इसी प्रकार वेबर के तार्किकरण रैशनलाइजेशन से लुकास साहब का तात्पर्य नवीन विनिमय मूल्यों के बारे में सोच विचार की प्रक्रिया से ही है, जिस पर आधुनिक जीवन में अधिकाधिक जोर दिया जाता है। लुकास साहब लिखते हैं कि जैसे जैसे पारंपरिक समाजों में परिवर्तन होता है, सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए नैतिक मापदंडों और संप्रेषण संचार की प्रक्रियाओं पर जोर कम होता जाता है और इसके स्थान पर मुद्रा, बाजार और तार्किक सोच विचारों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगता है। परिणामतः संबंधों का समन्वय विनिमय मूल्यों का व्यक्तियों की दूसरे के प्रति प्रतीति वस्तुओं के रूप में होती जाती है। अपने इन विचारों के आधार पर लुकास साहब ने हीगल के बारे में मार्क्स की उक्ति को उल्टा करते हुए कहा है कि मार्क्स सिर के बल खड़ा था, मैंने लुकास ने पैरों के बल खड़ा कर दिया। जो बात हीगल के बारे में मार्क्स ने कही थी, लुकास ने उसी बात को मार्क्स पर चरितार्थ कर दी। लुकास साहब ने अपने इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भौतिक दशाओं, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में विरोधाभास देखने की अपेक्षा हमें मानवीय चेतना में अंतर्निहित द्वंद्वात्मक शक्तियों में इस विरोधाभास को खोजना चाहिए। भौतिक वस्तुओं में जो द्वंद्व दिखाई देता है वह वस्तुतः मानवीय चेतना में अंतर्निहित होती है। वे कहते हैं कि मूर्तिकरण और तार्किकरण करने की मानव की प्रवृत्ति की एक सीमा होती है, वह उसे अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानव प्राणी का यह आंतरिक गुण है जो उसे पूर्णतः तार्किकरण के बहाव में बह जाने पर अंकुश लगता है। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला हो गया द सोल एंड इट्स फॉर्म जो 1911 में आया, द थ्योरी ऑफ नॉवेल जो 1920 में आया, हिस्ट्री एंड क्लास ऑफ कंस्पिरेशन जो 1923 में आया, लेनिन ए स्टडी ऑन द यूनिटी ऑफ हिज आइडियाज जो 1924 में आया, द हिस्टोरिकल नॉवेल जो 1937 में आया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन जो 1954 में आया, द मीनिंग ऑफ कंटेम्परेरी रिलीजन जो 1963 में आया, ऑन एसेंथिक जो 1963 में आया, एसे ऑन द थॉमस मैन जो 1964 में आया, गोथे एंड हिज एज जो 1968 में आया, पॉलिटिकल राइटिंग जो 1972 में आया, स्टडीज इन यूरोपियन रिलेटिविज्म जो 1972 में आया, द यंग हीगल जो 1975 में आया, द ओंटोलॉजी ऑफ सोशल बीइंग जो 1978 में आया, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिकोमोराइजेशन 1988 में आया। जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी। जॉर्ज लुकास साहब की प्रमुख कृति और उनकी प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख किया गया है, जो सभी
प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक विचारक का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक समाज शास्त्र को पढ़ना अधूरा है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जॉर्ज लुकास साहब का यह कृति और उनकी प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी।